बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं टाइप्स ऑफ मोशन को बड़े डिटेल में, और हमने मुख्तलिफ मोशंस के बारे में पढ़ा और कुछ के बारे में हमने उनको डिफ्रेंशिएट भी किया। सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन के बारे में हमने डिफरेंसेस पढ़े। और अब हमारे पास जो नेक्स्ट आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 2.3 आपकी बुक का, वो है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। फिजिकल क्वांटिटीज़ को जब हम डिस्कस करते हैं, बेस और डिराइव क्वांटिटीज़ में हमने उनको बाइफरकेट किया था, डिवाइड किया था। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ को मज़ीद दो तरह से हम अंडरस्टैंड करेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज़ बेसिकली स्केलर्स भी हो सकती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ वेक्टर्स भी हो सकती हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में फिजिकल क्वांटिटीज़ को अब हमने मज़ीद दो कैटेगरीज में डिफ्रेंशिएट करना है। तो नंबर 1 है स्केलर्स, नंबर 2 है वेक्टर्स। अब स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है इनकी, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ को, फिर उसके बाद हम वेक्टर क्वांटिटीज़ को डिफाइन कर लेंगे। स्केलर क्वांटिटीज़ आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अगर आप किसी फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, आप किसी दूसरे के साथ डिस्कशन कर रहे हैं या इंटरेक्शन कर रहे हैं जिसमें फिजिकल क्वालिटीज़ इन्वॉल्व हैं, और अगर आप उसको समझाते हुए अपनी बात सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही एक्सप्लेन कर दें, तो इस तरह की क्वालिटीज़ को हम स्केलर क्वालिटीज़ कहेंगे। इसका क्या मतलब है, इसको हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कुछ देर के बाद। साथ ही हम डिफाइन कर लेंगे वेक्टर क्वालिटीज़ को, तब आपको डिफरेंस ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा। वेक्टर क्वालिटीज क्या होती हैं? वेक्टर क्वालिटीज कैन बी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय मैग्नीट्यूड अलोंग विद इट्स डायरेक्शन। क्या फर्क पता चला? स्केलर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड है सिर्फ, वेक्टर क्वांटिटीज में दोनों चीजें हैं। वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है, अलोंग विद इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन भी चाहिए होती है। और अब यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड, अगर आपको याद हो हमने क्या कहा था, मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी मीन इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू विद एन एप्रोप्रिएट यूनिट। चैप्टर नंबर 1 को याद कर लें। अब देखिए बड़ा आसान सा डिफरेंस है ये स्केलर का और वेक्टर का। अगर आप जाते हैं किसी शॉपकीपर के पास, आप चाहते हैं फिर वही बात 5 किलो चीनी लेने के लिए, 5 किलोग्राम शुगर, तो आपने उसको मैग्नीट्यूड बता दिया, 5 उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, किलोग्राम उसका यूनिट, उसको बड़ी आसानी से आपकी बात समझ आ गई। आपने जो फिजिकल क्वांटिटी मैयर करवाई है वो है मैस, शुगर नहीं है फिजिकल क्वांटिटी। शुगर को मैयर करवा के जो मैस है वो फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, यानी कि शुगर को इन टर्म्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, शुगर को इन टर्म्स ऑफ मैस हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो आपकी बात बड़ी आसानी से समझ आई उसको। उसने 5 किलोग्राम शुगर बैलेंस पे रख के, जिसमें हमने लीवर बैलेंस पढ़ा था, या सपोज किसी दूसरे बैलेंस पे रख के मैयर किया, एक तरफ उसने स्टोन रखा 5 किलोग्राम का और मैयर करके उसने आपको 5 किलोग्राम शुगर आसानी से दे दी। अगर आप किसी से टाइम पूछते हैं तो वो कहता है कि इस वक्त 12:30 हो रहे हैं सपोज, तो 12:30 PM या 12:30 उसने आपको टाइम बताया जिसमें 12 आवर्स हैं और 30 मिनट्स हैं, तो यूनिट बता दिया, न्यूमेरिकल वैल्यू बता दी उसने, तो आपको बड़ी आसानी से उसकी बात समझ आ गई। कहने का मतलब ये है कि आपको जब शुगर लेने गए थे, आपको ये नहीं कहना पड़ा उसको, शॉपकीपर को, कि मुझे जो है वो शुगर साउथ डायरेक्शन में चाहिए, मुझे नॉर्थ डायरेक्शन में शुगर दे दो 5 किलोग्राम। जिससे आपने टाइम पूछा है उससे आपने ये नहीं कहा कि यार बताओ मुझे कि ईस्ट डायरेक्शन में टाइम क्या है, या घड़ी देख के बताओ कि घड़ी जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में क्या टाइम शो कर रही है। घड़ी सामने लगी हुई है, उसने वही टाइम शो करना है जिधर मर्जी डायरेक्शन हो उसकी। तो अगर कोई क्वांटिटी मैग्नीट्यूड से एक्सप्लेन हो जाए, कंप्लीटली अंडरस्टैंड हो जाए दूसरे को, तो वो आपके पास स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसी भी हैं जो सिर्फ इस मैग्नीट्यूड से, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से कंप्लीटली डिफाइन नहीं होती, कंप्लीटली अंडरस्टैंड नहीं हो सकती। ऐसी क्वांटिटीज को साथ डायरेक्शन भी चाहिए होती। अब हम उसकी बात बाद में करते हैं, एग्जांपल्स कुछ पढ़ लेते हैं स्केलर क्वांटिटीज की। फिजिकल क्वांटिटीज में जो एग्जांपल्स हैं वो बहुत सारी हैं जो स्केलर्स हैं, जिसमें से कुछ मैंने यहाँ पे लिख दी। फॉर एग्जाम्पल मैस, टाइम और लेंथ। मैस जो है अभी हमने बात की, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको डायरेक्शन नहीं चाहिए होती। टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है। लेंथ में अगर हम देखें तो लेंथ दो तरह की होगी, हम आगे जाके पढ़ेंगे, एक को डिस्टेंस बोलेंगे, एक को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। डिस्टेंस अगर हम डिस्कस करेंगे तो वो स्केलर क्वांटिटी है,
कहने का मतलब है आप अपने सामने 2 पॉइंट्स ड्रॉ करें और उनके दरमियान की लेंथ फाइंड कर लें, डिस्टेंस फाइंड कर लें। तो वो कोई सा भी आर्बिट्रेरी डिस्टेंस हो सकता है। वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर होगा तो हम उसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे क्या होता है वो। और अगर वो कोई सा आर्बिट्रेरी डिस्टेंस है, मतलब देखें ना, आप 2 पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं, आप 2 पॉइंट्स का चलें, आप इस तरह से एज्यूम कर लें, एक आपका घर है और एक मार्केट है। एक शॉर्टेस्ट रास्ता होता है और एक जो है वो कंपैरेटिवली लॉन्गर पाथ होता है। तो शॉर्टेस्ट पाथ को हम वेक्टर बोलेंगे, कैसे बोलेंगे इसको हम बाद में देखेंगे, और लार्जर पाथ को हम स्केलर बोल देंगे। बहरहाल अभी आपने परेशान नहीं होना, मास टाइम लेंथ में जो है ये स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, और इस तरह आपको जो है वो याद रखना है कि किस तरह से अब यानी कि जो कोई फिजिकल मेजरमेंट करेंगे ना आप स्केलर क्वांटिटीज़ की, जिसमें आप मेंशनड है 2.5 किलोग्राम, 2.5 न्यूमेरिकल वैल्यू किलोग्राम उसका यूनिट, 40 सेकंड 40 न्यूमेरिकल वैल्यू सेकंड उसका यूनिट, तो कम्प्लीटली इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यानी कि आप कहें कि मैं एक मैराथन रनर को उसका टाइम नोट कर रहा हूँ एक लैप का, तो वो 40 सेकंड है सपोज, तो उसको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। जिसको आप बता दें कि इसने 40 सेकंड्स में ये कंप्लीट किया, उसको आपको डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ेगी। ठीक हो गया। तो अब वेक्टर क्वांटिटीज क्या हैं, जो मैग्नीट्यूड भी जिनको चाहिए होता है प्लस डायरेक्शन भी लाजमी होती है, इसके बगैर वेक्टर क्वांटिटीज कंप्लीट नहीं होती। अब इसका क्या मतलब है, एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज में सपोज कर लें कि आपके सामने जो टेबल है, चेयर है, जो भी चीज़ है, अगर आपसे कहा जाता है कि इस चेयर के ऊपर फोर्स लगाओ और इसको मूव करवाओ, तो आप पूछते हैं लाजमी कि किस डायरेक्शन में आप मूव करवाना चाह रहे हैं। यानी कि आपकी फोर्स की डायरेक्शन मैटर करती है अब, क्योंकि आप हो सकता है आप साइड पे फोर्स लगा दें, हो सकता है आप राइट पे लगाएं, हो सकता है आप लेफ्ट पे लगाएं, आप किसी भी आर्बिट्रेरी यानी किसी भी डायरेक्शन में आप फोर्स लगा सकते हैं, जिसकी वजह से टेबल उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। इसका मतलब है कि जो आपको कह रहे हैं ना कि फोर्स लगाओ, उसके लिए ये जरूरी है कि एक तो वो ये बताए कि फोर्स कम लगानी है ज्यादा लगानी है। कम ज्यादा कौन डिफाइन करेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि उसका यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। कम फोर्स ज्यादा फोर्स, ये तो आ गया मैग्नीट्यूड की वजह से। किस डायरेक्शन में टेबल को ड्रैग करना है, पुश करना है, पुल करना है, वो आपको डायरेक्शन बताएगी। तो इसलिए जो क्वांटिटीज कंप्लीटली डिफाइन होती हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से, ऐसी क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज का नाम दे देते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज की और बहुत सारी एग्जांपल हैं, हम आगे जाके पढ़ेंगे। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, जैसे मैंने बताया लेंथ की ही एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ द फोर्स के बारे में उसने कुछ डायग्राम बनाई हुई है बुक में। आप देखें टेबल पे फोर्स लग रही है, F1 एक को कह दिया फोर्स को, एक को F2 कह दिया। अभी आप लेमैन टर्म्स में फोर्स को पुश या पुल ही कंसिडर करेंगे। फोर्स की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, इसको हम आगे जाके डिस्कस कर लेंगे। F1 F2 अगर देखें फिगर ए में तो सेम डायरेक्शंस में लग रही हैं, यानी कि अगर दो फोर्सेस लग रही हैं इस टेबल पे तो वो इस तरफ उसको ले जाएंगी इस टेबल को, क्योंकि ये सम अप हो रही हैं। F1 और F2 की डायरेक्शंस देखें तो ये ऑपोजिट है। हो सकता है कि टेबल मूव ही ना करे अगर दोनों फोर्सेस बराबर हो ना, F1 और F2 बराबर हो, एक जैसी फोर्स लग रही हो, तो जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में तो कैंसिल, तो यहाँ पे टेबल मूव ही नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वो मैटर करती हैं, वो आपको बताएंगी कि क्या इसका बेनिफिट है और क्या बेनिफिट नहीं है। तो इस तरह से आपके पास एग्जाम्पल आ गई वेक्टर क्वांटिटीज की। अब अगर वेक्टर क्वांटिटीज जो हैं वो डिफरेंट है स्केलर से, तो फिर हमने उनको डिफरेंशिएट भी करना है। किस क्या करने के लिए डिफरेंशिएट करना है, ताकि उनको हम वेक्टर, अब यानी कि अगर वेक्टर क्वांटिटीज डिफरेंट है स्केलर क्वांटिटीज से, तो फिर हम इनको फिजिक्स में डिफरेंशिएट भी करते होते हैं। मतलब स्केलर्स को तो हम ऑर्डिनरी जिस तरह नंबर्स होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज जैसे हमने बोली हैं, साथ यूनिट लिख दिया, उसमें कोई स्पेशल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर टाइम की बात की है ना हमने, तो स्मॉल टी लिख के हम लिखेंगे 50 सेकंड्स, तो उसको हम ऑर्डिनरी तरीके से लिख देते हैं। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करना थोड़ा डिफरेंट होता है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर क्वांटिटीज भी दो तरह की है, एक है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, एक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक का मतलब होता है सिंबल्स में किस तरह डिफरेंशिएट करना है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है ग्राफ जब ड्रॉ करने हैं, यानी कि डायग्राम जब ड्रॉ करनी है। चूंकि वेक्टर क्वांटिटीज अब डायरेक्शन इसमें है, तो हम फिर ग्राफिकली भी इनको कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसको हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम ग्राफिकल को डिटेल में डिस्कस कर लेंगे।
सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में भी 3 तरह की रिप्रेजेंटेशन है। सपोज करें कि हमने एक क्वांटिटी पढ़नी है आगे जाके, एक्सेलरेशन, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि वो एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, यानी जिसके पास तीन चीज़ें होंगी, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, उसका यूनिट होगा, उसकी डायरेक्शन होगी। अब आप जनरली बताएं मुझे कि जब आप डायरेक्शन की बात करते हैं तो आपके जहन में क्या आता है? आपके जहन में कम से कम 4 डायरेक्शंस तो आती हैं, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक हो गया। तो अब नॉर्थ जो है वो हम बात करें जब तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, साउथ एक डिफरेंट डायरेक्शन है, वेस्ट डिफरेंट डायरेक्शन है, ईस्ट एक डिफरेंट डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन मैटर करती है हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में। फॉर एग्जाम्पल अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की हम बात करें, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन का सिंबल होता है ए, ठीक है, यानी कि उसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब हम इसको वेक्टर कह रहे हैं तो उस ए को बोल्ड करना है। नंबर 1 क्या है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में, कि या तो आप अगर एक्सेलरेशन मेंशन कर रहे हैं ना, आप लिखते हुए सपोज आप एक आंसर दे रहे हैं कि राइट द एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, तो वेक्टर को आप डिफाइन करके एग्जांपल्स दे रहे हैं, तो आप लिखेंगे एक्सेलरेशन ए को बोल्ड करके, ताकि आप ये बता सकें एग्जामिनर को आपने इसको बता दिया है कि ये बोल्ड फेस इसलिए है बिकॉज ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो रिमेंबर दैट बोल्ड फेस टेक्निक पहली है सिंबॉलिक में। दूसरी टेक्निक क्या है, एन एरो हेड इज प्लेस्ड ओवर देयर सिंबल्स, एक के ऊपर आप एरो ड्रॉ कर दें, एक के ऊपर एरो ड्रॉ कर दिया जाए तो आपके पास जो है वो ये रिप्रेजेंटेशन हो जाती है कि ये क्वांटिटी जो हमने बनाई है जिसके ऊपर एरो लिखा हुआ है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सिमिलरली अगर एरो हेड नहीं ड्रॉ करना तो एक सिंपल लाइन जिसको हम बार लाइन बोलते हैं या बार बोलते हैं, इट इज प्लेस्ड ओवर देयर सिंबल्स। तो आपके पास यहाँ पे थर्ड पे देख लें, सिंबल के ऊपर एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर दी है बगैर किसी एरो के, तो यहाँ से आप इसको डिफ्रेंशिएट करवा दिया आपने। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन 3 तरह से, कोई सी भी आप एक यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली जो मोस्ट कॉमन यूज़ है इसका वो यही तीनों है, कुछ डिफरेंट यूजेस और भी हैं, चौथी पांचवी भी है, वो ये है कि आप ये जो बार या एरो है ये बजाय ऊपर लिखने के एक ही नीचे लिखते हैं, यानी कि जिस तरह हम नीचे लाइन ड्रॉ करते हैं ना, एक नीचे लाइन ड्रॉ कर दें, एक नीचे एरो हेड ड्रॉ कर दें, तो वो भी एक रिप्रेजेंटेशन है। बहरहाल हमारे बुक में जो डिस्कशन की हम वहाँ तक ही लिमिट रखेंगे अपने आप को। तो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, ये है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वालिटीज। अगली इंपॉर्टेंट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ को, वेक्टर्स को। तो अब सबसे पहले इसकी स्टेप्स पढ़ते हैं, फिर उसको ड्रॉ करना सीख लेंगे। ग्राफिकली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड। आपके सामने ये फिगर 2.14 बनी है, आपको एक एरो नजर आ रहा बना हुआ। इस एरो में जो आखिरी चीज़ है ये एरो हेड जिसे बोलते हैं, ये देखिए ये जो चीज़ है ब्लू कलर की बी पे बनी हुई, ये एरो हेड है, ये डायरेक्शन को शो करता है। और ये सारी की सारी जो लाइन है ए से बी तक, ये सारी की सारी जो लाइन है ये इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। क्या मतलब है इसका, इसको हम भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। दोबारा देखिएगा जरा, इन फिगर 2.14 द लाइन ए बी विद एरो हेड एट बी रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर। ये सारी ए बी लाइन जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे क्या किया हुआ इसने, बोल्ड फेस किया हुआ वी को, सपोज ये वेलोसिटी इसने ड्रॉ की है। वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, सपोज कर लें वेलोसिटी को छोड़ दें आप, सपोज करें ए बी एक वेक्टर है। इस ए बी में यहाँ से अगर आप स्केल रख के मैयर करें, ए से शुरू करें और बी तक ये लेंथ मैयर करें, यहाँ तक ये सारी की सारी जो लेंथ है ए बी की, ये क्या शो करेगा, द लेंथ ऑफ द लाइन ए बी गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर वी ऑन अ सेलेक्टेड स्केल। व्हाट इज मेंट बाय सेलेक्टेड स्केल, इसको भी हम देख लेते हैं कुछ देर के बाद। While the direction of the line from A to B gives the direction of the vector V, A B की जो डायरेक्शन है इस वक्त, तो ये A B इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है, तो यही वेक्टर V की क्या है, डायरेक्शन है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेलेक्टेड स्केल क्या होता है, डायरेक्शन का मतलब क्या है यहाँ पे, अगर आप देखें ना तो ये नॉर्थ डायरेक्शन, देखें नॉर्थ इस तरह होना था ऊपर की तरफ, अभी हम देखते हैं आगे जाके, ये देखिएगा जरा, नॉर्थ अपवर्ड होता है, ठीक है, साउथ डाउनवर्ड होता है, ईस्ट राइट पे होता है, वेस्ट लेफ्ट पे होता है, या कभी कभी ईस्ट और वेस्ट को इंटरचेंज कर लेते हैं, ईस्ट को लेफ्ट पे कर देते हैं और वेस्ट को राइट पे कर देते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब आप देखें ना जो वेक्टर हमने ड्रॉ किए पहले, वो इसी डायरेक्शन में जो वेक्टर आपको यहाँ नजर आ रहा है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है, मैं इसको बाद में समझा देता हूँ। ये रेड कलर की लाइन देखें जरा, पिछली स्लाइड देखें ये वाली ए बी, और अब ये वाली ओ ए देखें, पिछली स्लाइड ए बी और ये वाली स्लाइड ओ ए, ये दोनों एक ही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसको हम नॉर्थ ईस्ट बोल रहे हैं।
नॉर्थ ईस्ट क्यों बोल रहे हैं इसको हम, ये देखें यहाँ पे नॉर्थ है, ये ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट इसलिए बोल रहे हैं हम बिकॉज ये सारे का सारा रीजन, ये वाला, ये अगर रेक्टेंगल ड्रॉ किया जाए तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब हमारा वेक्टर, हमारी जो एरो है, हमारा जो लाइन है, वो ना तो कम्प्लीटली ईस्ट की तरफ है ना कम्प्लीटली नॉर्थ की तरफ है, बल्कि वो इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड का मतलब होता है ये एंगल बना रहा है, ये वाला जो पॉइंट है ना, एंगल बना रहा है किसके साथ, नॉर्थ और ईस्ट के साथ। तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वेक्टर लाई करता है। तो ये लाइन सारी की सारी रिप्रेजेंट करेगी मैग्नीट्यूड को, और एरो हेड का शो करेगा डायरेक्शन को, जिस तरह इसने मेंशन किया हुआ है नॉर्थ ईस्ट। अब करना किस तरह ये सारा कुछ, यानी कि हाउ डू वी डू इट, क्वेश्चन तो ये है हमारा, ठीक है। अब वो कहता है ड्रॉ टू लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हॉरिजेंटल लाइंस रिप्रेजेंट ईस्ट वेस्ट एंड वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर। अब यहाँ पे जो है हमने इसको सीखना है कि ये किस तरह ड्रॉ करते हैं। तो मैं इसको एक स्लाइड पे आपको सिखा देता हूँ कि हमने ये किस तरह करना है, और ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके कि हम चीज़ें परफॉर्म करते हैं। अच्छा जी, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी किस तरह है, इसको हम थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। ये आपके पास एग्जांपल है, एग्जांपल 2.1, रिप्रेजेंट अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन एक्टिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो पहली बात, ड्रॉ टू लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, स्टेप 1 में पढ़ लो इसका, इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई कर लेते हैं। दो लाइंस ड्रॉ करनी है जो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हों। हॉरिजॉन्टल लाइंस रिप्रेजेंट ईस्ट वेस्ट एंड वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट्स नॉर्थ साउथ एज शोन इन फिगर 2.15। 90 डिग्री पे जो लाइंस होती हैं एक दूसरे के साथ, उनको परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं। जिस तरह ये ब्लू कलर की फिगर आपको नजर आ रही है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन वेस्ट से ईस्ट, ये वर्टिकल लाइन नॉर्थ से साउथ। ऑल ऑफ दीज लाइंस किसी भी साइड से आप देख लें, नॉर्थ ईस्ट एक दूसरे के साथ 90 डिग्री, ईस्ट साउथ 90 डिग्री, साउथ वेस्ट 90 डिग्री, नॉर्थ वेस्ट 90 डिग्री। ये सारे इसीलिए 360 डिग्री बनता है ना, अगर सर्कल अगर बनाया जाए यहाँ पे, क्योंकि ये सारे एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। कहते हैं इनको ड्रॉ करो। अब हम इनको ड्रॉ करना सीख लेते हैं यहाँ। अब आपके पास जो है यहाँ पे जो डायग्राम है, इसको कैसे बनाना है, इसको मैं आपको बनाना सिखाता हूँ। कि आपके पास सबसे पहले आपने लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से, ये आपके पास आ गई वर्टिकल लाइन। फिर आपने क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जो सी मर्जी पहले कर दे, यू आर नॉट बाउंड। ये आपके पास आ गया दो लाइंस इस तरह से। हमने 4 डायरेक्शन शो करनी है, तो हम ग्राफ जब बनाते हैं तो 4 डायरेक्शन ही शो कर रहे होते हैं ग्राफिकली भी। और जब हम एक्सिस ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। अब कौन कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई ऊपर, ये नेगेटिव वाई नीचे, और दरमियान में जहाँ पे सारे मीट कर रहे होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट या ओरिजिन बोलते हैं। ये नॉर्थ होगी डायरेक्शन अपवर्ड, ये साउथ डायरेक्शन होगी, ये ईस्ट होगी, ये वेस्ट होगी। अब आपने क्या ड्रॉ करना है, उसने क्या पूछा है, 80 न्यूटन फोर्स टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। तो अब एक वेक्टर हमने क्या पढ़ा है, उस डायरेक्शन में ड्रॉ करना है जो डायरेक्शन मेंशन्ड है। तो ये सारा रीजन नॉर्थ ईस्ट वाला है ना, सारे का सारा। ओरिजिन से आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है और इस तरह से शो कर देना। तो आपके पास ये जो है एक वेक्टर शो हो गया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ये वेक्टर क्या है, फोर्स है। नॉर्थ ईस्ट का ये एरो हेड ये बता रहा है हमें, ये लेंथ ऑफ द लाइन क्या होगी, मैग्नीट्यूड। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये मैग्नीट्यूड कितना है, तो उसके लिए उसने एक वर्ड यूज किया है, स्टेप नंबर 2, सेलेक्ट अ सुटेबल स्केल टू रिप्रेजेंट द गिवन वेक्टर। एक सुटेबल स्केल सेलेक्ट करना है। इन दिस वे वी कैन टेक अ स्केल विच रिप्रेजेंट्स 20 न्यूटन बाय 1 सेंटीमीटर लाइन। अब देखें, आपने कहा कि सपोज करें कि आपने जब ये ड्रॉ करने शुरू किया लाइन को, ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है ओरिजिन से यहाँ तक, अगर आप स्केल से ड्रॉ करेंगे ना, आपके पास एक स्केल होगा, अगर आप 1 सेंटीमीटर बनाए लाइन को, तो वो शो करेगा सपोज 20 न्यूटन को। आपने ये चीज सेट कर दी, आपने ये चीज पहले से सूटेबल स्केल सेलेक्ट कर दिया, यानी कि 1 सेंटीमीटर विच यू ड्रॉ रिप्रेजेंट्स 20 न्यूटन। व्हाट डज इट मीन, इफ यू ड्रॉ 2 सेंटीमीटर लाइन, हाउ मच न्यूटन डज इट रिप्रेजेंट, 40 न्यूटन। अगर आप 3 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करते हैं तो फिर कितना हो जाएगा, 60। इसका मतलब है हमें 80 न्यूटन शो करने के लिए कितनी सेंटीमीटर्स की लाइन चाहिए होगी, 4 सेंटीमीटर की लाइन 80 न्यूटन को क्या कर रहा होगा, रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो इस तरह से हमारी डायग्राम कंप्लीट हो जाएगी। हमने सूटेबल स्केल सेलेक्ट कर लिया। सूटेबल स्केल सेलेक्ट करना क्यों नेसेसरी है, क्यों जरूरी है, क्यों फायदा देता है हमें। देखिए, अगर आपसे कहा जाए सपोज ये 80 सेंटीमीटर होता, आपको अभी समझ आ जाएगी 1 मिनट में बात। सपोज वो कहता है रिप्रेजेंट 80 सेंटीमीटर वेक्टर, तो 1 सेंटीमीटर किसको शो कर रहा है, 20 सेंटीमीटर को, फिर 2 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर को। क्योंकि देखिए ना, हम अब 80 सेंटीमीटर लाइन
अगर 100 सेंटीमीटर की बात की जाए तो 1 मीटर होता है वो, यानी कि मीटर रॉड जितनी लेंथ। क्या मीटर रॉड जितनी लेंथ पेपर पे ड्रॉ की जा सकती है? नहीं की जा सकती। हम कहते हैं कि अच्छा, अगर वो ड्रॉ नहीं की जा सकती तो फिर सूटेबल स्केल सेलेक्ट करो। हम बोलेंगे, अगर हम क्या कर रहे हैं, अब देखें हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट 80 सेंटीमीटर लाइन। कहाँ पे? इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। कहाँ पे हमने गए? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट था हमारा, नॉर्थ ईस्ट था, ठीक है जी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो ये आपके पास रिप्रेजेंट करने का मेथड आ गया। आप कहेंगे अब कि मैं जब लाइन ड्रॉ करने शुरू करूं, किससे? स्केल से। कहां से? यहां से, ओरिजिन से। जब 1 सेंटीमीटर कंप्लीट हो जाए तो हमारी डिजायर्ड वैल्यू 80 सेंटीमीटर है ना, तो 1 सेंटीमीटर कितना शो कर रही होगी? 20 सेंटीमीटर। अभी हमने क्या बोला था? लेंथ ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड अगर लेंथ है, या लेंथ अगर मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, तो लेंथ कितनी होनी चाहिए? 80 सेंटीमीटर के बराबर। सूटेबल स्केल के मुताबिक अगर 1 सेंटीमीटर 20 है तो 2 सेंटीमीटर यहां तक कितना होगा? 40 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर में 60, 4 सेंटीमीटर 80, यानी कि जब आप 4 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर दोगे तो आपके मुताबिक कितनी लाइन है? वो 80 सेंटीमीटर का वेक्टर ड्रॉ कर दिया, और एरोहेड का शो कर रहा है उसकी डायरेक्शन को। तो इसलिए सूटेबल स्केल सेलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम हर बारी अपनी मैग्नीट्यूड यहाँ पे पेपर की लिमिटेशंस की वजह से ड्रॉ नहीं कर सकते, हम सूटेबल स्केल सेलेक्ट करते हैं। स्टेप नंबर 3, ड्रॉ अ लाइन अकॉर्डिंग टू द स्केल इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। हमने ड्रॉ कर दिया है। इन दिस केस ड्रॉ अ लाइन OA ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर लॉन्ग नॉर्थ ईस्ट। तो ये वही बात कि आप देखिए, ये रेड कलर की लाइन है, ये लेंथ OA represents the magnitude of the force in this particular case. For example, हम डिस्कस कर रहे थे एरोहेड शोज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब स्टेप 4 में वही बता रहा है कि लाइन ड्रॉ करने के बाद एरोहेड ड्रॉ कर देना है, पुट एन एरोहेड ऑफ एट द एंड ऑफ द लाइन। तो इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की जाती है वेक्टर्स की। अब अगर इस पे कोई मसला है तो पूछिएगा मुझसे, और होपफुली यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। और ये आपके पास था जी स्केलर्स और वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन और उनको रिप्रेजेंट करने का मेथड।